हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस लीवर। हम क्या पढ़ रहे थे? डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे थे, जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लीवर। ठीक, तो लीवर इतना इंपॉर्टेंट ऑर्गन है कि जैसे आप समझ सकते हो, आपके घर का जो गार्जियन है, जैसे स्पेशली अगर फादर मान ले, तो वो पैसे भी कमा रहा है, सबका देख रहा है किसको क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वैसे हमारी बॉडी का गार्जियन कौन है? लीवर है। लीवर जो कुछ भी खाना खाते हो, वो जाता है, जब आपके जीआईटी में इंटेस्टाइन में एब्जॉर्व होता है, उसके बाद वो हिपैटिक पोर्टल वेन के थ्रू लीवर में जाता है। और वहां पे अब जरूरी तो नहीं है कि आप सारी चीजें अच्छी अच्छी ही चीजें खा रहे हो। तो अगर आपने कुछ गंदा खाया है या कुछ भी खाया है, तो वो डिटॉक्सिफाइंग करता है उसको। ठीक, तो हम इसको गार्जियन मान सकते हैं। ठीक, तो लीवर लीवर के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये देख लेते हैं। आपको क्या पता होना चाहिए? आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, चाहे नीट दे रहे हो या कोई भी दे रहे हो जिसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी आ रही है, तो आपको क्या पता होना चाहिए? ठीक, तो एक तो डक्ट के नाम, कॉमन बाइल डक्ट क्या है, कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या है, कौन सी डक्ट मिलके इनको बना रही है, कफर सेल क्या है। ठीक, तो ये हमें ध्यान रखना है। और इनके स्फिंक्टर वगैरह क्या हैं, कैसे ये वर्क करते हैं, तो ये ध्यान करना है हमें। तो हम यही एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले तो हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं लीवर के बारे में। ठीक, तो चलिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं कि लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है हमारी बॉडी का? आंसर करो। तो बहुत सारे लोग अभी कहेंगे सर लीवर लीवर लीवर, तो नहीं। लीवर जो है वो लार्जेस्ट ऑर्गन नहीं है हमारे बॉडी का, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी का। तो फिर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा हुआ? तो वो स्किन हुई। तो लार्जेस्ट ऑर्गन अगर पूछ रहा है तो वो स्किन है, और लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी पूछ रहा है तो वो क्या है? वो है लीवर। ये कैसा है? ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है। एक्सोक्राइन का मतलब कि इसमें डक्ट होगी। एंडो ग्लैंड दो टाइप की होती है ना, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन वो हुई जिसका सेक्रेशन डायरेक्ट ब्लड में चला जाता है, उसकी कोई डक्ट नहीं होती, कोई उसकी पाइपलाइन नहीं बिछी होती। और एक्सोक्राइन का क्या है? एक्सोक्राइन के लिए स्पेशल डक्ट चाहिए, तभी तो हमें मिली कि कॉमन हिपैटिक डक्ट क्या है, कॉमन बाइल डक्ट क्या है। इसीलिए तो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, और इसका ओरिजिन देख लेते हैं। तो इसका ओरिजिन एंडोडर्मल ओरिजिन है। ठीक, इसका वेट क्या है? इसका वेट है 1.5 kg, 1.5 kg अप्रोक्स। ठीक, तो आओ एक एक करके देखते हैं। तो इसका ओरिजिन क्या हुआ? ओरिजिन हुआ एंडोडर्मल ओरिजिन। ठीक, एंडोडर्मल ओरिजिन। ये क्या है? लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, ग्लैंड ऑफ द बॉडी। अब जिनको बार बार कंफ्यूजन हो उनके लिए लिख देते हैं लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है, तो नोट लगा के स्पेशल से पॉइंट उनको बना देते हैं। तो लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी क्या है? तो वो है स्किन। ठीक, चलो और क्या देख लेते हैं। इसका वेट कितना है? वेट जो है 1.5 kg। इसकी स्टडी को क्या कहते हैं? जो लीवर की स्टडी होती है उसको क्या कहते हैं? ठीक, हिपैटोलॉजी। लीवर किससे बना है? हिपैटोसाइट्स से बना है। ठीक, तो ये क्या हुआ? हिपैटोलॉजी। हिपैटोलॉजी ये हमारे कॉमन पॉइंट है। कुछ जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने से पहले इतना तो हमें आना ही चाहिए अप्रोक्स। इससे भी कुछ क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन है? लीवर है। इसी से आप ध्यान करके रखो। लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा है? तो वो स्किन हुआ। ठीक, और इसको क्या कहते हैं? गार्जियन ऑफ द बॉडी, गार्जियन ऑफ द बॉडी। ठीक, जैसे आप कोई भी ड्रग वगैरह भी लेते हो ना, जो खाने वाली है,
जो आईवी में जाएगी वो तो सीधा ब्लड में चली जाएगी, और सब लिंगुअल वाली भी ब्लड में सीधा चली जाएगी लिंगुअल वेन के थ्रू। लेकिन जो भी ड्रग आप खाते हो वो जाती है स्टमक में, इंटेस्टाइन में। कुछ ड्रग जो एसिडिक ड्रग होती हैं, जैसे एस्पिरिन, आप एमबीबीएस में फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे, जैसे एस्पिरिन, तो ये एसिडिक ड्रग है। तो पीएच क्या होता है स्टमक का, एसिडिक होता है। तो जो सेम मीडियम की होगी वो वहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो जो एस्पिरिन वगैरह एसिडिक ड्रग हैं वो स्टमक में ही एब्जॉर्ब होके फिर लीवर में जाएंगी। जो बेसिक ड्रग है जैसे मॉर्फिन, जिस ड्रग के पीछे आइन लगा होगा तो वो बेसिक ड्रग है, वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होगी, वो इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होगी। तो ये हो गया गार्जियन ऑफ द बॉडी लीवर। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि लोब इनके कौन कौन से हैं। देखो लीवर बड़ा सा है ना, तो इधर जो है लेफ्ट लोब और राइट लोब, दो लोब में लीवर डिवाइड है। तो आओ स्ट्रक्चर बना लेते हैं ना, तो इजी हो जाएगा हमें समझने में। जैसे सपोज करो कि ये लीवर हो गया, ठीक, ये हमारा लीवर हो गया। अब लीवर में जो है लेफ्ट लोब और राइट लोब, तो ये कौन सा लोब है, लेफ्ट लोब, और ये कौन सा है, राइट लोब। लेफ्ट लोब जो होता है वो छोटा होता है, राइट लोब जो होता है वो बड़ा होता है। ठीक, तो अब जब इन दो लोबों से जो डक्ट निकलेगी, ठीक, उसको कौन सा डक्ट बोलेंगे। तो देखो जो लेफ्ट हिपैटिक से निकली, लेफ्ट लोब से निकली, उसको क्या कहेंगे, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। कितना सिंपल है, लेफ्ट हिपैटिक डक्ट। अब जो राइट से निकलेगी ये कौन सी है, राइट हिपैटिक डक्ट। ये दोनों आके जहां पे मिलेंगी जिन डक्ट से, ये मिलके कॉमन एक डक्ट बनाएंगी। ठीक, तो ये कॉमन वाली डक्ट कौन सी होगी, इतना सिंपल सा है। लेफ्ट हिपैटिक डक्ट और राइट हिपैटिक डक्ट मिला के क्या बनाएंगे, कॉमन हिपैटिक डक्ट बनाएंगे। तो ये हो गया कॉमन हिपैटिक डक्ट, कॉमन हिपैटिक डक्ट। तो अब तो कोई कंफ्यूजन नहीं है ना। देखो लेफ्ट लोब से जो निकली वो लेफ्ट हिपैटिक डक्ट है, जो राइट लोब से निकली वो राइट हिपैटिक डक्ट है, और जब ये कॉमन मिल गई तो कॉमन हिपैटिक डक्ट है। फिर वहां लेफ्ट राइट कहां रहा, ठीक, ये डक्ट कॉमन हिपैटिक डक्ट है। अब देखो, अब यहां पे गेम आगे आपका शुरू होगा गॉल ब्लैडर का। तो यहां पे एक डक्ट आएगी, ठीक, एक ये हुआ, ये आपका गॉल ब्लैडर हुआ। ठीक, गॉल ब्लैडर का फंक्शन बता दो खटाखट। जो बाइल लीवर में बनेगा वो गॉल ब्लैडर में स्टोर होगा। ऐसा तो नहीं कि जब आपको बाइल चाहिए, जब आपने खाना खाया तो वो सीधा लीवर भेजता फिरेगा, उसका काम है बनाना। जैसे कोई फैक्ट्री में सामान बनता है, बिस्किट ले लो तो आके दुकान में स्टोर रहता है ना। तो गॉल ब्लैडर का सिंपल सा काम है उसको स्टोर करके रखे, और जब वो बनता है तो वो काफ़ी फ्लूइड रहता है, काफ़ी उसमें, ठीक, वाटर पोर्शन ज़्यादा रहता है। तो वो जब गॉल ब्लैडर में आके स्टोर रहता है तो गॉल ब्लैडर का एक काम और होता है कि वो पानी को सोखे, थोड़ा उसको गाढ़ा बनाए, ठीक, कंसंट्रेशन करे। तो स्टोरेज एंड कंसंट्रेशन ऑफ गॉल बाइल, ये गॉल ब्लैडर का फंक्शन है। ठीक, अब ये जो डक्ट है गॉल ब्लैडर वाली, जहां पे कॉमन हिपैटिक डक्ट में मिल रही है, तो ये गॉल ब्लैडर वाली डक्ट को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सिस्टिक डक्ट, सिस्टिक डक्ट। और क्या कहेंगे, कोलिडोक, कोलिडोक डक्टस। डक्टस मतलब ये लेटिन का वर्ड है, डक्ट ही होता है इसका मीन्स। ठीक, फिर ये डक्ट आगे बढ़ी, तो जब दोनों चीज मिल जाए, कौन कौन सी, सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट,
ये दोनों मिल के फिर आगे क्या बनाएंगी, कॉमन बाइल डक्ट। बाइल इधर से भी आ रहा है, उधर से भी आ रहा है, तो ये क्या हुई, ये कॉमन बाइल डक्ट। ये हो गई कॉमन बाइल डक्ट। कौन कौन सी भाई बनाई, सिस्टिक डक्ट जहां पे मिल जाए और कॉमन हिपैटिक डक्ट। ये दोनों आगे जब एक्सटेंशन करेंगी, दोनों मर्ज होंगी, फिर उसके बाद क्या बनाएंगी, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक है भाई, ये लोग कॉमन बाइल डक्ट बन गई। ठीक, अब जो कॉमन बाइल डक्ट है ये कहाँ मिलेगी। अब आपने एक ऑर्गन और देखा होगा पैनक्रियाज नाम का, लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये मिक्स ग्लैंड है, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन बोथ है। हार्मोन, एंडोक्राइन से हार्मोन निकलता है ना, तो पैनक्रियाज के हार्मोन बताओ, इंसुलिन एंड ग्लूकागोन। ठीक, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड है उसका काम क्या है, उसका काम है पैनक्रियाटिक जूस, जो डाइजेशन में हेल्प करेगी। ठीक, तो ये हो गया आपका पैनक्रियाज। ये क्या हुआ, ये पैनक्रियाज आपका हुआ। अब जो पैनक्रियाज से डक्ट आई वो कहाँ मिलेगी, वो मिलेगी कॉमन बाइल डक्ट में। ठीक, अब जल्दी से, पैनक्रियाज वाली डक्ट का एक और नाम है, क्या नाम है, पैनक्रियाज की डक्ट का नाम बताओ जल्दी से, विर्सुंग डक्ट। ठीक, और इसको क्या कहते हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट, पैनक्रियाटिक डक्ट। तो इतना समझ में आया। अब जब ये मिल गई तो ये फिर कहाँ ओपन होंगे, ये दोनों डक्ट मिलके, ये दोनों कहाँ, डिओडेनम में। ये रहा डिओडेनम, सी शेप, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है ना, तो ये ओपन हुए डिओडेनम में। और यहीं पे जब ये ओपन होती हैं ना, तो ये यहाँ पे थोड़ा उभरा हुआ स्ट्रक्चर होता है, इसी को कहते हैं एम्पुला ऑफ वेटर। थोड़ी डक्ट आती है वहां पे, थोड़ी फूल जाती है, तो उसी को एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। और यहां जो हुई, ये कौन सी, बहुत ही इजी यार, स्फिंक्टर है। कौन सी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। जहां पे डिओडेनम में ओपन होगी उसको क्या बोलेंगे, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। अब ये बताओ, जो डक्ट जब पैनक्रियाटिक मिली और कॉमन बाइल डक्ट मिली, उसके बाद क्या बोलेंगे उसको, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। दोनों, जहां पे विर्संग डक्ट मिल गई और कॉमन बाइल डक्ट बन गई, उसको क्या बोलेंगे, ये हो गई आपकी हिपैटो, हिपैटो मीन्स लीवर, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। अब आप कह सकते हो कि स्फिंक्टर ऑफ बॉयडन भी कहीं पढ़ा था किसी टेक्स्ट बुक में, तो वो होता है जब कॉमन बाइल डक्ट है वो जब पैनक्रियाज से मिलने आती है ना, तो उससे पहले ही एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर का काम समझते हो ना, रोक के रखे उसको, बंद करके रखे उसका पैसेज। ठीक, तो वो जो स्फिंक्टर है वो यहाँ पे होता है, तो ये हुआ स्फिंक्टर ऑफ बॉयडेन। बाइडेन यूएस के प्रेसिडेंट के नाम से ध्यान कर सकते हो, बॉयडेन। ठीक, अब एक चीज और ध्यान रखना, कभी कभी हमने देखा है कि सेंटोरिनी डक्ट कौन सी है, सेंटोरिन डक्ट कौन सी है, कभी नाम सुना है आपने, कहीं मिल सकता है पैनक्रियाज के लिए, क्योंकि पैनक्रियाटिक डक्ट तो विर्सुंग डक्ट हो गई। तो एक कभी कभी एम्ब्रियोजेनेसिस में एक डेवलपमेंट नहीं हो पाती, तो उसके कारण क्या है कि एक अलग से डक्ट सीधा, जो विर्सुंग डक्ट है ना, तो यहीं से पैनक्रियाज से ही एक डक्ट चली आती है डिओडेनम में,
वो कहती है कि मैं विर्सुंग डक्ट से काम नहीं लूंगी, मैं अपना माई लाइफ माई रूल के थ्रू, माई लाइफ माई रूल के थ्रू वो पैनक्रियाज थोड़ा बावला हो जाता है, तो वो डक्ट हो जाती है कौन सी, वो डक्ट है, डक्ट कौन सी, सेंटोरिनी और सेंटोरिन बोलो, सेंटोरिनी डक्ट। ठीक, तो ये इम्ब्रियो ये सब में कॉमन नहीं होता, ये किसी किसी के इम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान ही एक अलग से डक्ट बन जाती है, तो वो क्या हुई, वो सेंटोरिनी डक्ट हो गई। ठीक, तो यहां तक हमने समझा। तो एक बार आप देख लो अच्छे से, लेफ्ट लोब राइट लोब लीवर का, ये दोनों लेफ्ट हिपैटिक डक्ट राइट हिपैटिक डक्ट, ये जहां मिल गए वो क्या हुआ, कॉमन हिपैटिक डक्ट। फिर ये आए, फिर यहाँ पे एक सिस्टिक गाल ब्लैडर वाली डक्ट भी आ गई कि मुझे भी अपने साथ ले लो, तो वो जुड़ गई। जब कॉमन हिपैटिक डक्ट और सिस्टिक डक्ट मिल जाए तो फिर क्या बनाएंगे, कॉमन बाइल डक्ट। ठीक, फिर कॉमन बाइल डक्ट नीचे आ रही थी, पैनक्रियाज भाई साहब आ गए, कौन सी अपनी डक्ट लेके, विर्सुंग डक्ट, तो विर्सुंग डक्ट को भी मिला लिए, तो अब क्या कहोगे, अब तो पैनक्रियाज को भी हिस्सा देना पड़ेगा ना, तो फिर उसके सम्मान में आप कहोगे हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट। ये जाके कहाँ पे खुलेगी, ये खुलेगी स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ठीक, तो डिओडेनम में जो लीवर और पैनक्रियाज से डक्ट आ रही है उसके स्फिंक्टर का नाम क्या है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। बहुत सही। और एम्पुला ऑफ वेटर क्या है, एम्पुला ऑफ वेटर वो है जो जब डक्ट आई डिओडेनम के पास स्फिंक्टर ऑफ ओडाई के पहले वहां पे एक उभार बन जाता है ऐसे बैलून सा। ठीक, तो उसी को एम्पुला ऑफ वेटर कहते हैं। तो यहां तक हमने देख लिया। अब आपको कोई स्ट्रक्चर में दिक्कत, अभी इसका लीवर का स्ट्रक्चर तो हम अलग से पढ़ेंगे, ये मोर्फोलॉजिकली ऊपर से आपको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर इतना समझ में आया, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन फंसते हैं लोग। ठीक, तो आप कंफ्यूज नहीं होना कॉमन बाइल डक्ट से, कॉमन हिपैटिक डक्ट से। आई होप कि इतना आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक, चलो तो फिर अब देखते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बता दो, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर क्या होता है, फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लीवर। अब हम देखते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर। ठीक, लीवर तो पूरा बड़ा बड़ा सा ऑर्गन हो गया ना, तो उसका स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होगा, तो उसको कहते हैं हिपैटिक लोब्यूल। हिपैटिक लोब्यूल जो है उसका शेप कैसा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हेक्सागोनल। ठीक, बेंजीन देखा है ना, बेंजीन जैसा ही होता है। ठीक, अब देखते हैं इसमें क्या क्या होता है, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, सेंट्रल वेन कहाँ पे है, हिपैटिक ट्रायोड कहाँ पे है, हिपैटिक पोर्टल वेन कहाँ पे, बाइल डक्ट कहाँ पे। ठीक, तो ये हम अच्छे से डायग्राम के वे में समझते हैं। ठीक, तो चलो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लीवर क्या है बताओ, हिपैटिक लोब्यूल। ये कैसा होता है, शेप में कैसा होता है, हेक्सागोनल, हेक्सागोनल शेप होता है इसका। ठीक, तो आओ बना लेते हैं, हेक्सागोनल शेप बना लेते हैं ना। बेंजीन बनाया होगा ना केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में, ये बन गया आपका हेक्सागोनल शेप। ठीक, आप लोग अच्छे से बनाना, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है। ठीक, तो ये हो गया, ये हेक्सागोनल शेप का हिपैटिक लोब्यूल हो गया। तो अब एक एक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो इसके ऐसे चारों तरफ एक कैप्सूल होगी, कैप्सूल मतलब समझ रहे हो, उसके प्रोटेक्शन के लिए। अरे भाई, जैसे सपोज करो तुमने कुछ सामान खरीदा, बिस्किट जैसे खरीदा, तो उसके बाहर रैपर होता है ना, तो वो कैप्सूल के ही तरीके उसको प्रोटेक्ट करता है मैकेनिकल केमिकल डैमेज से, कोई भी इंजरी से। ठीक, तो ये क्या हो गया, ये हो गया ग्लिसन्स कैप्सूल, ग्लिसन्स
कैप्सूल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्लिसन्स कैप्सूल कहाँ पाई जाती है? लीवर के हिपैटिक लोब्यूल की आउटर कवरिंग को ही ग्लिसन्स कैप्सूल कहते हैं। तो क्वेश्चन आया था ग्लिसन कैप्सूल किस ऑर्गन में पाई जाती है? तो अब बताओ। बहुत सही, लीवर। तो ये हो गया आपका ग्लिसन्स कैप्सूल। ठीक, फिर क्या है, यहाँ पे एक सेंट्रल वेन होती है एकदम सेंटर में, तो इसको क्या कहते हैं? सेंट्रल वेन। सॉरी गाइस, कैट कैट सॉरी। तो ये इसके सेंटर में हिपैटिक लोब्यूल के सेंटर में क्या होती है? बहुत सही, सेंट्रल वेन। फिर क्या देखते हैं कि जो सेंट्रल वेन है यहीं पे हिपैटोसाइट्स के 2 लेयर की सेल होती है। ठीक, हिपैटोसाइट की ही। तो ऐसे बना लेते हैं उसको भी। दो लेयर होती है ना, डबल लेयर की कॉर्ड होती है। ऐसे बना लो हर एंगल से। अभी इसका भी फंक्शन आपको बताते हैं, है ना। तो अभी डबल लेयर बनाना। ठीक, बनाते चले जाओ। अगर आपने ड्राइंग भी कर ली तो आपके दिमाग से ये कभी नहीं उतरेगा। और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है लीवर। कोई भी एग्जाम दो, लीवर से रिलेटेड चीज़ें मत भूलना, क्योंकि छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। तो ये जो हो गई, ये क्या हो गई? ये हो गई हिपैटिक कॉर्ड। हिपैटिक कॉर्ड ये कैसी है? 2 लेयर्स हैं। किसकी 2 लेयर्स हैं? 2 लेयर्स ऑफ हिपैटोसाइट्स की 2 लेयर्स हैं। ठीक, अब यहां हर, जैसे देखो हेक्सागोनल शेप है। ठीक, तो जैसे आपने कभी क्यूब सेट की है या ईंट वगैरह देखी है, जब एक से एक जुड़ते हैं तो इसके हर एंगल के कोने में एक हिपैटिक ट्रायोड होती है। वो क्या होती है वहां पे, क्या होती है? तो आओ वो भी देख लेते हैं। देखो, एक तो जस्ट इसके सामने क्या होगा? बाइल डक्ट। ठीक, ठीक, तो ये क्या है? ये हिपैटिक ट्रायड है। ट्रायड मतलब 3। तो अब इसमें क्या क्या है ये भी बता दो। ये है बहुत इंपॉर्टेंट, हिपैटिक पोर्टल वेन। हिपैटिक पोर्टल वेन, ये पोर्टल वेन है। कहां से आई है? इंटेस्टाइन और स्टमक से जो मिजेंट्री के थ्रू गई है लीवर में, ये वही है। इसी से पूरा आपका फूड एब्जॉर्ब होके जब ब्लड में जाता है, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड हो गया, तो ये पूरा उसी से यहाँ पे आ जाता है। ठीक, और क्या है? ये क्या है? ये हिपैटिक आर्टरी है। हिपैटिक आर्टरी है। तो हिपैटिक ट्रायोड में क्वेश्चन आए हैं कई बार, तो ध्यान रखना क्या क्या होता है इसमें। हिपैटिक आर्टरी, पोर्टल वेन, और एक क्या है बहुत इंपॉर्टेंट, और है बाइल डक्ट। देखो, तो जो हिपैटोसाइट, जो हिपैटिक कॉर्ड आपको बताया था ना, बाई लेयर की होती है। तो जब हिपैटोसाइट्स में बाइल बनते हैं तो फ्लो करते हैं। कहाँ? ऐसे 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 आएंगे। कहाँ पे? बाइल डक्ट में। ठीक, तो इसी से फ्लो करके, फ्लो बाइल, क्या फ्लो करता है? बाइल फ्लो बिटवीन देयर स्पेसेस, देन कहाँ पे आ जाता है? बाइल डक्ट में। ठीक, तो ये कंफ्यूजन आपका क्लियर हो गया। ये जो कोड है
इसी से ऐसे ऐसे करके सारे एंगल में ट्रायोड होंगे, ठीक। तो ये आ जाएगा बाइल डक्ट में, ठीक। तो ये तो हो गया बाइल डक्ट वाला। अब ये जो स्पेस आपका बचा, इसको कहते हैं, हर उसके जो आपने कोड बनाया था ना, तो हर एंगल में देखो ऐसे ऐसे ट्रायंगल ट्रायंगल जैसा बन गया है ना, तो इसको क्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, हिपैटिक, हिपैटिक साइनस है ना, स्पेस है, ठीक। तो साइनसोइड कह दो या साइनस कह दो, ठीक। तो जो हर उसके कोड, जो हिपैटिक कोड है हर एंगल पे, तो उससे जो ये स्पेस है, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, तो ये क्या है, ये हिपैटिक साइनसोइड स्पेस है। साइनस मतलब स्पेस होता है, ठीक। तो हिपैटिक साइनसोइड है ये। इसी में होता है कफर सेल। कफर सेल क्या होता है, कफर सेल जो है ये फैगोसाइटिक सेल है भाई, फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइट का काम बताओ। अरे भाई जैसे मैक्रोफेज न्यूट्रोफिल करते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह को खा लेते हैं, उसको डाइजेस्ट कर देते हैं, तो ये हो गया फैगोसाइटिक सेल। कौन सा है, तो कफर सेल। इसका कई बार एग्जाम में आया है। कफर सेल कहाँ पाया जाता है, लीवर में। वहां पे आपको ऑप्शन दिया रहेगा, लंग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो आंसर क्या है, लीवर में। और ये भी पूछता है इसका नेचर क्या है, ये फैगोसाइटिक सेल है, ठीक। अब देखो, अब जो यहाँ पे हिपैटिक पोर्टल वेन से जो ब्लड है, ये इसके थ्रू सेंट्रल वेन में चला जाएगा। तो देखो, एक हम वो बना लेते हैं फ्लो। पोर्टल वेन से जो है, पोर्टल वेन से जो है ब्लड, वो कहाँ आएगा, हिपैटिक साइनस में आएगा, हिपैटिक साइनस में। फिर हिपैटिक साइनस से कहाँ आएगा, सेंट्रल वेन में, सेंट्रल वेन में जाएगा। फिर सेंट्रल वेन से कहाँ जाएगा, हिपैटिक वेन में, हिपैटिक वेन में चला जाएगा। हिपैटिक वेन अलग होती है और हिपैटिक पोर्टल वेन अलग होती है, ठीक। तो सारी सेंट्रल वेन को मिला के हिपैटिक वेन बनेगी। अब पोर्टल वेन तो सीधा आ रही है ना डाइजेस्टिव सिस्टम से, इंटेस्टाइन वगैरह से, ठीक। तो ये ध्यान रखना, ये कौन सी, हिपैटिक वेन। फिर हिपैटिक वेन से इंफीरियर वेना कावा में, इंफीरियर वेना कावा में, फिर ऐसे करके सर्कुलेशन में चली जाएगी, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसमें आप क्या ध्यान रख सकते हो, तो ये ध्यान रख सकते हो कि बाइल जो है, बाइल का फ्लो आपको इधर दिख रहा है और वेन का फ्लो इधर दिख रहा है। जो पोर्टल वेन का ब्लड जा रहा है वो इधर जा रहा है, तो वो साइनस के थ्रू जा रहा है। सारे साइनस, पोर्टल वेन के सारे ब्लड इधर आ रहे हैं। अब जब आप नोट करो, साइनस में क्या पाया जा रहा है, कफर सेल पाया जा रहा है। तो जब ब्लड आ रहा है उसमें भी जो बैक्टीरिया वगैरह हैं, तो मैक्रोफेज भी मार रहे हैं उनको, ठीक। न्यूट्रोफिल भी मार रहे हैं, ट्रैप कर रहे हैं फैगोसाइट में, वो बैक्टीरिया को ट्रैप करके उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं ना। तो ये क्या हुआ, कफर सेल का काम क्या हुआ, बैक्टीरिया वगैरह को ट्रैप करना, तो उससे और ज़्यादा इन्फेक्शन दूर हो रहा है, ठीक। तो लीवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया, ग्लिसन्स कैप्सूल क्या है, सेंट्रल वेन कहाँ पे है, हिपैटिक कोड क्या है, ठीक। और हिपैटिक ट्रायोड नहीं भूलना है, ठीक। तो हिपैटिक ट्रायोड में क्या क्या होता है, 3 चीजें, हिपैटिक आर्टरी, बाइल डक्ट और हिपैटिक पोर्टल वेन, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया। नाउ हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर। तो लीवर के फंक्शन क्या क्या हैं, जैसे ऑर्निथिन साइकिल, जिसको यूरिया सिंथेसिस भी कहते हैं, ठीक। यूरिया का बनना अमोनिया से, उसको ऑर्निथिन साइकिल कहते हैं। और क्या हो गया, जो आपके ब्लड में ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन है, वो इसमें सिंथेसिस होता है, एक्सेप्ट कौन सा, गामा ग्लोबुलिन। गामा ग्लोबुलिन कहाँ पे सिंथेसिस होता है, तो वो लिम्फेटिक नोड्यूल्स में होता है, ठीक। बाकी सारे जो प्लाज्मा प्रोटीन हैं
वो लीवर बनाता है। और ब्लड क्लोटिंग फैक्टर, ठीक, वो कौन बनाता है? लीवर बनाता है। बाइल बनाता है, बाइल में भी बाइल साल्ट और बाइल पिगमेंट हो गया। और ग्लाइकोजन बनाता है, और ग्लाइकोजन को ब्रेक करके ग्लूकोज बनाता है। तो मेनली ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी इसका मेन फंक्शन है। तो हम स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पॉइंट बाय पॉइंट। ठीक, तो अब हम देखते हैं फंक्शन ऑफ लीवर क्या है। पहला पॉइंट क्या है? बहुत सही, पहला पॉइंट है इसका प्रोटीन सिंथेसिस। प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन सिंथेसिस में क्या मेनली ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, जो आपके ब्लड के प्लाज्मा में प्रोटीन होगा वो क्या, कौन सिंथेसिस करेगा? लीवर करेगा। एक्सेप्ट गामा ग्लोबुलिन, ये कहां सिंथेसिस होता है? सिंथेसाइज्ड इन लिम्फेटिक नोड्यूल्स। ओके, चलो दूसरा फंक्शन देख लेते हैं। ऑर्निथिन साइकिल, नाम नहीं भूलना है, ऑर्निथिन साइकिल। इसको और क्या कहते हैं? यूरिया सिंथेसिस। ठीक, जो अमीनो एसिड होता है, जैसे जब आपने प्रोटीन, जो आपने प्रोटीन का खाना खाया, जैसे जो आपके खाने में प्रोटीन है वो क्या है, वो डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद किस में बनता है? अमीनो एसिड में बनता है, क्योंकि अमीनो एसिड ही एब्जॉर्ब होगा ना। ठीक, आपने जो भी खाया तो वो ब्रेक डाउन होकर अमीनो एसिड बनेगा, अमीनो एसिड जाएगा। जब बॉडी उसको यूज करेगी, मोटाबोलाइज्ड करेगी, तो उससे निकलता है अमोनिया। तो अमीनो एसिड से क्या निकला? मेटाबोलाइज्ड होके क्या निकला? मेटाबोलाइज्ड। अमीनो एसिड मेटाबोलाइज्ड होने के बाद क्या बनाया? अमोनिया। अमोनिया जो है ना, ये टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक सब्सटेंस है। और कह सकते हो मोर टॉक्सिक देन यूरिया। यूरिया भी टॉक्सिक होती है बट लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो अमोनिया को लीवर ने क्या बना दिया? यूरिया। ये क्या है? ये लेस टॉक्सिक होता है। ये भी अगर हाई कंसंट्रेशन हो गया, जिनकी किडनी में प्रॉब्लम है, ये फिल्टर नहीं हो पाया, बाहर नहीं जा पाया, तो इससे भी दिक्कत होगी। बट अमोनिया से ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक, तो लेस टॉक्सिक सब्सटेंस है ये। देन किससे? अमोनिया से लेस टॉक्सिक यूरिया है। ठीक, तो क्या दो फंक्शन बताओ जल्दी से। ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन, गामा ग्लोबुलिन लिम्फेटिक नोड्यूल्स में बनेंगे। ठीक, और क्या है? ऑर्निथिन साइकिल, जिसको यूरिया सिंथेसिस भी कहते हैं। ठीक, तो यूरिया कौन बनाता है, कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। अमीनो एसिड जब मेटाबोलाइज्ड होगा तो उससे अमोनिया बनेगा, तो अमोनिया को ही लीवर जो है फिर यूरिया में कन्वर्ट करता है। तो ये किसका फंक्शन हो गया। फिर देख लेते हैं तीसरा क्या है? सिंथेसिस ऑफ ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स। जो ब्लड क्लोट होने में बहुत सारे फैक्टर, आपने 13-14 फैक्टर्स पढ़े होंगे ना, तो वो जो हैं वो कहाँ बनते हैं? ब्लड क्लोटिंग फैक्टर्स कहाँ बनते हैं? लीवर में बनते हैं। ठीक, फिर देख लेते हैं और क्या है। सिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ फैट सल्यूबल विटामिन्स एंड आयरन हो गया, जिंक हो गया,
तो इनको वो स्टोर करके रखता है। फैट सल्यूबल विटामिन्स और आयरन जिंक ये कहाँ स्टोर होंगे? लीवर में स्टोर होंगे। ठीक, फिर और क्या करता है? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कहाँ पे बनता है? सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। और क्या है? सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। सिंथेसिस ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए जैसे जब आपने कैरेट खाया मान लो, ठीक, कैरेट में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है, तो वो डायरेक्ट विटामिन ए के फॉर्म में नहीं होगा ना, तो वो होता है बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। बीटा कैरोटीन के फॉर्म में। फिर क्या है? लीवर जो है, लीवर उसको विटामिन ए के फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। आई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक, तो ये ध्यान रखना है हमें। फिर और क्या देख लेते हैं? विटामिन ए हो गया, क्लोटिंग फैक्टर हो गया, और क्या? डिटॉक्सिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इसको गार्जियन ऑफ बॉडी कहा जाता है। डिटॉक्सिफिकेशन, तो जैसे अभी हमने देखा ना, वो भी यूरिया सिंथेसिस भी एक डिटॉक्सिफिकेशन ही है, समझ लो। तो इसमें क्या है कि बट और सारे जो टॉक्सिक आप खाए या किसी भी ब्लड के थ्रू आया लीवर में, तो उसको कौन कौन कन्वर्ट करेगा? तो एक इंजाइम होता है साइटोक्रोम पी, आगे साइटोक्रोम। साइटोक्रोम क्या है? इंजाइम है। तो अब देख लेते हैं, साइटोक्रोम P50 इंजाइम होता है, वो जो है टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है। ठीक, तो अब देखते हैं टॉक्सिक सब्सटेंस को, जैसे सपोज करो आपने ड्रग, जो बहुत सारी ड्रग हैं जो टॉक्सिक हैं, तो उनको भी वो हेल्प करता है सब्सटेंस को। साइटोक्रोम P50 हो गया, ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे पी, छोड़ो यार ज़्यादा डिटेल हो जाएगा आपके लिए, तो ठीक है, इतना बस आप ध्यान रख लो कि P50 जो है, साइटोक्रोम जो है, वो एक एंजाइम है जो कि टॉक्सिक सब्सटेंस को नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस के फॉर्म में। ठीक, ये क्या है? एंजाइम है। तो डिटॉक्सिफिकेशन आपको ध्यान रखना, इतना डिटेल में आपके में जाएगा नहीं वो। ठीक, तो ये हो गया फंक्शन हो गए। अब हम जो बहुत इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म भी देख लेते हैं। क्या है? ग्लूकोज। अब इसी में आप क्वेश्चन में फंसते हो, अभी देखना, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। अब इसमें आप कहां पे फंसते हो? ग्लाइकोजिनेसिस क्या है? ठीक, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है? ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है? एक जैसे मैच हो रहे हैं ना वर्ड, तो इसी में आप कंफ्यूज होते हो। तो आओ एक एक करके देख लेते हैं। इजी स्टेप में आप थोड़ा सा बस ध्यान रखना। देखो, जो ग्लूकोज है बॉडी में, आपने खाना खाया, ऐसा तो है नहीं कि जब आपको एनर्जी चाहिए तब जाके आप खाना खा रहे हो, ऐसा तो है नहीं। आपने एक बार खाना खा लिया जैसे, ठीक, एक सेकंड, मेटाबॉलिज्म। ठीक, तो अब जैसे आपने एक बार खाना खा लिया, तो जो ग्लूकोज बना बॉडी में, वो ग्लूकोज पूरा तो यूज हो नहीं जाएगा। ठीक, तो वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो मेनली ग्लाइकोजन कहाँ कहाँ स्टोर होता है? लीवर हो गया और मसल्स में। ठीक, तो दो जगह स्टोर होता है ग्लाइकोजन। वो समझ लो जैसे आपके पास पावर बैंक होगा ना घर में, लाइट हमेशा, तो मान लो अगर नहीं रहती है हमेशा, जनरली अब तो रहने लगी है, मान लो लाइट कभी आती है कभी जाती है, तो आपने क्या किया? पावर बैंक एक रख लिया। लो भाई, जब लाइट आई सेट कर दिए उसको, फिर आपका फ़ोन डाउन हुआ, लाइट नहीं है तो भी आप चार्ज कर लिए। तो वैसा ही ये समझ लो, आपने खाना एक बार खाया, जो एक्स्ट्रा में ग्लूकोज बचा उसको ग्लाइकोजन के फॉर्म में सेव कर लिया उसने।
ठीक, स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। तो इसको क्या कहेंगे भाई, ग्लाइकोजन बना रहे हो ना, तो ग्लाइकोजिनेसिस, जिनेसिस ऑफ ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजिनेसिस। अब तो नहीं भूलना चाहिए ना। देखो जिनेसिस मीन्स किसी चीज को फॉर्म करना, तो ये क्या बना रहा है, ग्लाइकोजन बना रहा है, तो ग्लाइको इधर से उठाए, और अगर आपको भूल ही जाता है तो ग्लाइकोजन जिनेसिस कर लेना, फिर बाद में उसको ऐड करके हटा देना, तो जी सेम वर्ड हो जाएगा ना। तो ग्लाइकोजिनेसिस क्या हुआ, ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाना, ये स्टेप को ग्लाइकोजिनेसिस कर दिए। अब दूसरा बताओ, देखो अब आपने खाना खाया, आपका ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा वाला था वो स्टोर हो गया ग्लाइकोजन के फॉर्म में। अब जब आप फास्ट रख लेते हो, ठीक, या ट्रैवल में चले गए, वहां दुकानें बंद हो गई, ठीक, पहाड़ी इलाके में, तो ऐसा तो है नहीं, अब वो कहाँ से ग्लूकोज, बॉडी को ग्लूकोज तो चाहिए ना भाई, तो वो कहाँ से मिलेगा, तो वो यहीं से मिलेगा, ये तोड़ तोड़ के। जैसे जब आप पावर बैंक चार्ज किए तो वो हुआ आपका ग्लाइकोजन जिनेसिस। अब जब उससे फिर से फोन लगा के तुमने पावर बैंक की जो एनर्जी थी फिर से तुमने फोन में ली चार्ज करके, तो वो क्या हुई, वो ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहा है, तो लिसिस हो गया। तो आओ देखते हैं, ग्लाइकोजन को ब्रेक करेगा तो क्या बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, ठीक। तो इसको क्या कहेंगे, किसको ब्रेक कर रहे हो, ग्लाइकोजन को, ग्लाइकोजेनोलिसिस, लिसिस मतलब ब्रेक डाउन। तो कितना प्यारा, कितना इजी है याद करने में। किसको ब्रेक कर रहे हो, ग्लाइकोजन को, तो क्या हुआ, ग्लाइकोजन नो लिसिस, ग्लाइकोजन नो लिसिस। और अब ग्लाइकोजन आप बना रहे थे, वो क्या हुआ, वो जिनेसिस हो गया। तो ग्लाइको सेम है, लिसिस मतलब तोड़ना, तोड़ के ग्लूकोज बनाएगा, और जिनेसिस मतलब ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनाएगा। अब जो तीसरा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ग्लाइको का काम दो में खत्म हो गया। अब नियोजिनेसिस, नियो वर्ड आ गया, तो आओ देख लेते हैं। जो नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस हैं, जैसे अमीनो एसिड हो गया, ट्राइग्लिसराइड हो गया, फैट वाले, प्रोटीन वाले, इनसे भी बॉडी को तो चाहिए ग्लूकोज भाई साहब एनर्जी के लिए, ठीक। तो जो नॉन कार्ब सब्सटेंस हैं, ग्लाइकोजन, ग्लूकोज, ये तो सारे कार्ब वाले हुए, फिर इससे अगर ग्लूकोज चाहिए तो उसी को कहते हैं, क्या बना रहे हो तुम, ग्लूकोज बना रहे हो, ठीक। तो क्या लिखोगे, ग्लूको नियो मीन्स नया बना रहे हो, नई चीज से बना रहे हो ना, नियो जिनेसिस। तो नियो वर्ड याद रखना, नियो मतलब न्यू, नई चीज से बना रहे हो ना, नॉन कार्ब से, नॉन कार्बोहाइड्रेट सब्सटेंस से आप ग्लूकोज बना रहे हो, तो ये ध्यान रखना आप। ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बना तो क्या बना रहे हो, ग्लाइकोजन जिनेसिस कर देना। ग्लाइकोजन को ब्रेक कर रहे हो तो लिसिस कर देना, और ग्लूकोज बना रहे हो लेकिन वो नॉन कार्ब का सब्सटेंस है, तो उसको क्या कहोगे, नियोजिनेसिस, ठीक। तो अब यहाँ पे आपको नहीं भूलेगा, तो ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ठीक। अब इसमें आप आई होप नहीं कंफ्यूज होगे, ग्लाइकोजिनेसिस, ग्लाइकोजिनोलिसिस क्या है, और ग्लूकोनियोजिनेसिस क्या है, ठीक। फिर देख लेते हैं और क्या बनाता है लीवर, और क्या बनाएगा भाई साहब, बाइल सॉल्ट एंड बाइल पिगमेंट, बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स कौन कौन से हुए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन। ये क्या है, जब बिलीरुबिन, जब आप देखो आपको स्टोन, सॉरी आप नहीं, मान लो किसी को, किसी भी पेशेंट को स्टोन हुआ उसके गाल ब्लैडर में, तो बाइल साल्ट जो है वो बाहर नहीं जा पाया,
तो वो स्टोर हुआ, फिर वो ब्लड में चला गया, ठीक, कंसंट्रेशन उसकी बढ़ गई ना, तो इसी के कारण मैकेनिकल जॉन्डिस हो जाता है। जॉन्डिस में आपने देखा होगा ना, येलो स्किन, येलो आईज, येलो येलो पूरा येलो हो जाता है, ठीक। तो वो बाइल पिगमेंट से, सॉरी। और बाइल साल्ट में क्या है और इसका फंक्शन क्या है? तो बाइल साल्ट में होता है ग्लाइकोलेट और क्या, टोरोकोलेट। अब इसी में अगर उसने सोडियम लगा दिया तो क्या हो गया, सोडियम टोरोकोलेट, ठीक। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका फंक्शन क्या हुआ, तो इनका फंक्शन जो है वो क्या हुआ, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट एंड प्रोवाइड alkaline pH, alkaline pH in intestine, ठीक। तो इमल्सिफिकेशन समझ गए, फैट के डाइजेशन को, फैट के जो बड़े मॉलिक्यूल है उनको तोड़ तोड़ के बहुत सारा पार्ट में तोड़ दिए, तो उसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा ना, तो जिससे वो एब्जॉर्ब होने में हेल्प लगे। फिर उसके ऊपर प्रोटीन की कोटिंग होती है, वो हम आगे डाइजेशन में देखेंगे। बस आप इतना ध्यान रखो, इमल्सिफिकेशन मतलब बड़े लिपिड पार्टिकल्स को तोड़ के छोटे में, कई छोटे पार्ट्स में कर दिया। तो ये हो गया इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट में बाइल साल्ट हेल्प करता है। बाइल पिगमेंट जो है ये बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और क्या, ग्लाइकोजिनोलिसिस और ग्लूकोनियोजिनेसिस नहीं बोलना है। तो ये हमारे मेन फंक्शन हो गए किसके, लीवर के। तो आपको ध्यान रखना है बाइल साल्ट कहाँ पे बना, बाइल पिगमेंट, बाइल साल्ट जो है इंटेस्टाइन को एल्कलाइन पीएच भी प्रोवाइड करता है, ठीक। स्टमक का एसिडिक होता है पीएच, और इसका इंटेस्टाइन का अल्कलाइन होता है, बेसिक होता है। तो वो कौन प्रोवाइड करता है, बाइल, ठीक है।